दोस्तों आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है 6099S बनर्जी साहब को और पवन भाटिया जी को, जिनकी रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। और साथ ही शिवम शुक्ला जी का रिक्वेस्ट था ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और टीसीआई एक्सप्रेस पे डिटेल्ड वीडियो का। वो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों कि आप किसी क्वेरी को लेके अगर कमेंट करते हैं तो अपने ओरिजिनल नेम के साथ में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हमें क्या नाम लेने में आसानी रहेगी। आज के इस वीडियो में हम आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह बनाती है और स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह बनाती है, जो फार्मा के अलावा अदर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। और एपीआई जो है फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके जो एपीआईज रहते हैं दोस्तों, इसमें आइबुप्रोफेन नाम के एक केमिकल का यूज किया जाता है और उसके डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है, यानी कि इसी केमिकल से इसके एपीआईज वगैरह बनते हैं। अब ये आइबुप्रोफेन क्या है, देखो दोस्तों, इसका जो यूज किया जाता है, जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, जो पेन किलर टाइप की कैप्सूल्स रहती हैं, फीवर के रिलेटेड जो कैप्सूल्स रहती हैं या इन्फ्लेमेशन के रिलेटेड जो कैप्सूल्स रहती हैं, उसमें इस केमिकल का यूज किया जाता है, इस एपीआई का यूज किया जाता है। और अभी कुछ एपीआई इसके अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि इन फ्यूचर ये एपीआई इसके मार्केट में आ सकते हैं और इन पे अभी काम चल रहा है दोस्तों। जैसे एंटी हिस्टामिन की जो कैप्सूल्स वगैरह होती हैं उसमें यूज होने वाला एपीआई, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव में जो कैप्सूल्स होती हैं उसमें यूज होने वाले एपीआईज, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी तरीके के जो कैप्सूल्स होते हैं उसमें यूज होने वाला एपीआई। तो अगर ये प्रोडक्ट्स भी ये मार्केट में लाती है तो समझ सकते हैं आगे कितना इस कंपनी को ग्रोथ मिल सकता है। और इसके स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर बात करें दोस्तों तो ये एथाइल एसीटेट बनाती है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक अल्कोहल से किया जाता है। और इसका जो यूज है पैकेजिंग इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में, इंक इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, पेस्टिसाइड्स में और पेंट इंडस्ट्री में भी किया जाता है और अदर इंडस्ट्रीज में भी इस केमिकल का यूज किया जाता है। और इसके अलावा इसने मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और एसिटाइल क्लोराइड को इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और आईएसओ ब्रूटाइल बेंजीन को भी इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जिनका यूज भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर बात करें दोस्तों तो ये 100 एकड़ में फैली हुई है बरनाला पंजाब में। और इसका एपीआई का जो डिवीजन है वो अलग है और जो स्पेशलिटी केमिकल्स का डिवीजन है वो अलग है। 11 डिवीजन में टोटल ये काम करती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। एक ही लोकेशन में ये कंपनी है और अलग अलग डिवीजन इसकी बनी हुई है दोस्तों। और हर तरीके के सर्टिफिकेट्स वगैरह इसने लिए हुए हैं दोस्तों। जीएमपी सर्टिफिकेट इसने लिया हुआ है, डब्ल्यूएचओ और जीएमपी का जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट होता है वो भी इसने लिया हुआ है। इसके अलावा एक्टिव सब्सटेंस के लिए इसने रिटर्न कंफर्मेशन लिया हुआ है और आईएसओ 4001-2015 इसने लिया हुआ है और आईएसओ 14001-2015 यानी कि जो पोल्यूशन या इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो इसने लिया हुआ है। और इसके अलावा 45,000-2018 का सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट, यानी कि कोई जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट इसने लिया हुआ है। कोसर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, डंस नंबर सर्टिफिकेट लिया हुआ है और अलग अलग तरीके के काफ़ी ज़्यादा इसने जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हुए हैं। और स्टेट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इसने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। फैक्ट्री लाइसेंस तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हैं तो। और फ्री सेल्स सर्टिफिकेट भी इसने लिया हुआ है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी इसको मिल चुका है दोस्तों। और अभी प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के पास में 2000 से ज़्यादा वर्कफोर्स काम कर रही है और 50 इसके पास में R&D एम्प्लॉइज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं वो। और 30+ ईयर्स का इसको अभी टोटल एक्सपीरियंस हो चुका है दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा। अब इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये 1986 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और एज एसिटिक एसिड प्लांट के तौर पे इसने अपना काम स्टार्ट किया था। और उसके बाद 1996 में इसने एथाइल एसीटेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्लांट इस्टेब्लिश किया, जिस केमिकल के बारे में अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, जो स्पेशलिटी केमिकल है जिसका यूज अलग अलग इंक वाली इंडस्ट्री में या अलग इंडस्ट्री में किया जाता है, वो केमिकल की इसने 1996 में जो है स्टार्टिंग करी। ये इसका कोर प्रोडक्ट है दोस्तों। और उसके बाद 1999 में इसने एसिटिक अनहाइड्राइड प्लांट का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया और 2000 में उसके बाद इसने आइबुप्रोफेन का फर्स्ट यूनिट जो है स्टार्ट किया, जो एपीआई में यूज होता है जो केमिकल।
और उसके बाद 2009 में इसने आइब्यूप्रोफिन के अलावा जो ये एपीआईज वगैरह बनाती है उस काम की भी स्टार्टिंग कर दी थी। और फाइनली 2010 में ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन गई, यानी कि इस कंपनी का आईपीओ आ गया था, यानी कि इस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद इसका जो बिजनेस का ग्रोथ है वो और तेज होने लगा दोस्तों। और 2013 में इसको सर्टिफिकेट मिला, नेशनल लेवल पे जो फार्मा का सर्टिफिकेट रहता है वो इसको मिला। और 2015 में यूएस एफडीए से भी इसको ड्रग्स और फूड मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेट दे दिया गया। और उसके बाद जो है प्लांट एक्विजिशंस वगैरह और नए नए यूनिट्स वगैरह बनाना और नए नए प्रोडक्ट पे इनोवेशन वगैरह करना और अलग अलग काम जो है होते गए। और 2021 में फाइनली इसने 8वां जो यूनिट है अपना मल्टी प्रोडक्ट्स का वो भी स्टेब्लिश कर दिया दोस्तों। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि किस लेवल से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज ये कहाँ पे है। और आज की डेट में ये कंपनी डोमेस्टिक के साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर करती है, यानी कि इंडिया के साथ साथ में बाहर की कंट्रीज में भी ये कंपनी बिजनेस करती है। और इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो राजेंद्र मोहन मल्ला जी जो हैं इसके चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और वरिंदर गुप्ता जी जो हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और विकास गुप्ता जी जो हैं इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, संध्या मेहता जी इसकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और हरपाल सिंह जी भी इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं दोस्तों। ये तो बात हुई दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। 667 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 52 वीक लो इसका 519 है, 52 वीक हाई इसका 898 है, यानी कि 52 वीक लो और हाई के बीच की रेंज में ये कंपनी अभी मिल रही है हमको, जो कि अच्छी बात है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3918 करोड़ है, एंटरप्राइज वैल्यू 3820 करोड़ है, यानी कि एक तरीके से जीरो डेट कंपनी है दोस्तों। नंबर ऑफ शेयर्स इसके 5.87 करोड़ है, फेस वैल्यू इसका 10 है, प्राइस टू बुक इसका 3.11 है, प्राइस टू अर्निंग इसका काफी ज्यादा रीजनेबल है दोस्तों, 8.82 का इसका प्राइस टू अर्निंग है। डिविडेंड यील्ड इसका थोड़ा सा ही है, बुक वैल्यू इसका 214 है, कैश इसके पास में 154 करोड़ है, कैश के मुकाबले डेट इसके पास में सिर्फ 55 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 53.69% है, अर्निंग पर शेयर 75 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी जबरदस्त है दोस्तों 68%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी जबरदस्त है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा जो है एवरेज है, और प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा जबरदस्त है। अब इसके इस साल की ग्रोथ को पिछले 3 साल के ग्रोथ और 5 साल के ग्रोथ के साथ में कंपेयर करें तो सेल्स ग्रोथ इसका कम दिखेगा दोस्तों आपको, क्योंकि 3 साल का ग्रोथ इसका अच्छा खासा है सेल्स में, 5 साल का ग्रोथ भी अच्छा खासा है, उसके मुकाबले 1 साल का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये अच्छा तो है, बट 3 साल के मुकाबले 3 साल का जो एवरेज ग्रोथ है इसका उसके मुकाबले कहीं कम है दोस्तों। 325% का इसमें 3 साल में ग्रोथ है, जो कि काफी अच्छी बात है। 3 साल का एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 साल का टोटल नहीं, एवरेज 3 साल का ये है। और 5 ईयर का अगर एवरेज देखा जाए तो 5 ईयर का एवरेज भी आपको काफी अच्छा दिखेगा, 49.31%। और अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 56.93% का रिटर्न ऑन इक्विटी है इस साल का, जो कि काफी बेहतरीन है दोस्तों। 3 साल का एवरेज भी जबरदस्त है और 5 साल का एवरेज भी जबरदस्त है, लेकिन इसने 3 साल और 5 साल के एवरेज से अभी और अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इसने इंप्रूवमेंट किया हुआ है, 68.09% है, जो कि काफी अच्छा है। 3 ईयर का ऑलरेडी अच्छा था 46.21%, 5 ईयर का एवरेज भी ऑलरेडी अच्छा था 30.78%, उससे इसने ऑलमोस्ट डबल तक किया हुआ है 5 ईयर्स के एवरेज से। तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त इसने इस साल परफॉर्म किया हुआ है पहले के मुकाबले रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर का जो स्टेक है इसमें मेजोरिटी नहीं है, हालांकि 43.69% का स्टेक प्रमोटर का इसमें है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका 50.29% का इसमें स्टेक है। डीआईज वगैरह का इसमें थोड़ा सा ही स्टेक है। एफआईज का 5.96% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें 0.04% का स्टेक है। प्लेज वगैरह प्रमोटर का कुछ भी नहीं है। और अगर हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें प्रमोटर की तो माया देवी पॉलीकॉट लिमिटेड का इसमें 17.04% का स्टेक है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वासुदेवा कमर्शियल्स लिमिटेड का इसमें 8% के अराउंड स्टेक है।
तो दोस्तों हम इसके पिछले 4 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे। 2018 में इसका रेवेन्यू था 990 करोड़, 2019 में इसका रेवेन्यू बढ़ के हुआ 1700 करोड़, 2020 में इसका रेवेन्यू बढ़ के हुआ 1910 करोड़, 2021 आते आते 2000 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है। दोस्तों बात करें अगर प्रॉफिट की तो 2018 में इसका जो प्रॉफिट था 30 करोड़ था, 2019 में इसका प्रॉफिट हुआ 240 करोड़, 2020 में इसका प्रॉफिट हुआ बढ़ के 360 करोड़ और 2021 आते आते इसका जो प्रॉफिट है 440 करोड़ हो गया। दोस्तों तो लगातार कंपनी जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बेसिस पे ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब दोस्तों इसके पास्ट के रिटर्न्स की अगर बात करें तो 1 डे में ये 3.29% बढ़ा हुआ है, 5 डेज में 7.34%, 1 मंथ में 1.57%, 6 मंथ में डाउन है दोस्तों -10.24%। ईयर टिल डेट की अगर बात करें तो 11.14% ये गिरा हुआ है। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो सिर्फ 24%, 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो 355.66%। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट हम देखें हैं तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से इस कंपनी ने 1183.38% के रिटर्न दे दिए हैं। दोस्तों जैसा कि हमें याद है 2010 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, उस टाइम से अब तक के अगर रिटर्न्स देखा जाए तो एकदम बिंदास लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। अब दोस्तों बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें क्या करना है। देखो दोस्तों हमने इसके फाइनेंशियल्स भी देख लिए, वैल्यूएशंस भी इसके देख लिए जो कि काफ़ी शानदार है, काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है और इसका बिजनेस मॉडल भी हमें पता लग गया कि ये एक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पहले मैं बता दूं आपको कि इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो गिरा क्यों है, क्योंकि इसमें रैली काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। दोस्तों ये गिरने का रीज़न और कुछ नहीं है, ऊपर ही लेवल से अभी अपना 6 महीने के अंदर में इसने ऑलमोस्ट 10% 11% तक की गिरावट दिखाई है, तो ये रिकवर भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके रिकवर होने में, ठीक है। लेकिन ये गिरावट का रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो स्टॉक है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था अपने निचले लेवल से। 146 से अगर कंपनी 903 तक हो जाए तो कुछ एडजस्ट होने में तो मतलब थोड़ा गिरेगा ही, तो गिरावट का कोई अलग रीज़न ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले 6 महीने से इसको होल्ड कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि खराब है ये कंपनी, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये कंपनी जो है आपने जो लेवल जिस लेवल पे ये बाय की है वो लेवल थोड़ा सा आपका एंट्री करने का अच्छा नहीं था, लेकिन कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये लेवल काफ़ी अच्छा, आप एवरेज भी आप इसमें कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको ये कंपनी अच्छी क्यों है। अब फाइनेंस की इसके अगर बात करें, पिछले 4 साल से कंपनी लगातार ग्रो होती आ रही है। कोई ऐसा रीजन नहीं है कि फाइनेंशियल में कोई गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से स्टॉक गिरा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट में लगातार ग्रो होती आ रही है और अच्छा खासा रिटर्न दे रही है इन्वेस्टर्स को भी और कंपनी के जो बुक्स है उस पर भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बन रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छा है। सारे वैल्यूएशन या फाइनेंशियल के पैरामीटर पे कंपनी A1 कैटेगरी है। पी भी इसका कितना 8 साढ़े 8 का पी है, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और बिजनेस मॉडल इसका जो है मेन, जो इसमें अब ग्रोथ आएगी ना, वो रीज़न इसका बिजनेस मॉडल ही है। इसका मेजर 2 तरीके का बिजनेस है, एक तो स्पेशलिटी केमिकल्स का, एक एपीआई का। स्पेशलिटी केमिकल वाले बिजनेस को चलो साइड में भी रख लेते हैं, है ना। अगर एपीआई के बिजनेस की इसकी बात करें तो जितना भी मेडिसिन वगैरह के यूज़ के लिए जो एपीआईज वगैरह आता था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का एपीआई हो, चाहे वो पेन किलर की कैटेगरी का एपीआई हो या डायबिटीज़ के कैटेगरी का एपीआई हो या उससे भी बड़ी बड़ी जो बीमारियों के लिए जो फार्मा सेक्टर को एपीआई की ज़रूरत पड़ती है, वो एपीआई हो चाइना से इंपोर्ट होता था, क्योंकि चाइना पे जो है जो कॉस्टिंग होती है वो कम आती है, ठीक है। इंडिया भी इंपोर्ट करता था, इंडिया की जो फार्मा कंपनीज है वो इंपोर्ट करती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने जो है ये चीज़ जो चाइना के ऊपर में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो बढ़ा दी है, जिससे जो कॉस्टिंग है वो बराबर हो गई है। बाहर से भी अगर मंगाता है तो भी वही रेट पड़ता है, बल्कि वो ज़्यादा ही पड़ेगा, ड्यूटी वगैरह जुड़ के उसमें आएगा। और इंडिया के अंदर अगर मंगाता है तो वो भी। अब अपॉर्चुनिटी इन कंपनीज के लिए क्या है, हमने देखा कि अभी इसका काफ़ी सारे मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इससे डाले हुए हैं, अप्लाई वगैरह किया हुआ है, प्लानिंग कर रही है जिन प्रोडक्ट में ये आने की, लेकिन वो अभी आए नहीं है, ठीक है। अगर मान लो फ्यूचर में वो प्रोडक्ट ये बनाना स्टार्ट करती है, उन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है, तो समझ लो कि कितना इस कंपनी में ग्रोथ हो सकता है। अगर वो नहीं भी करती है दोस्तों, अगर यही प्रोडक्ट भी अभी जो ये बना रही है उस हिसाब से यही प्रोडक्ट भी अगर बनाती है ना, तो काफ़ी अच्छी इसको ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि अब बाहर से जो एपीआई है वो आएगा नहीं उतना ज़्यादा जितना इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। और इंडिया में जितना इसका मैन्युफैक्चर होगा उससे तो ग्रोथ होएगी। अगर वो चीज़ हो जाए, अगर वो नए जो प्रोडक्ट बना रही है वो अगर बनाने लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कंपनी का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी है, तो इसके लिए फ्यूचर में ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है। 30 साल का अच्छा खासा कंपनी को एक्सपीरियंस भी हो चुका है और एक विजनरी मैनेजमेंट भी इसके पास में है, ठीक है। जो शुरुआत से ही तब से अब तक हमने हिस्ट्री देखी यार इसकी, एक छोटे से मतलब प्लांट से इसने शुरुआत करी, आज की डेट में
कई इसके यूनिट, मतलब एक ही प्रोडक्ट के कई यूनिट है, तो समझ सकते हैं कि मतलब कितना इसने ग्रो कर लिया तब से अब तक। और अभी भी मार्केट साइज की बात करें 3,000 करोड़ की कंपनी है। अगर यहाँ से मिड कैप पे भी एंटर करती है, मिड कैप से मतलब लार्ज कैप में भी एंटर करती है, मिड कैप में तो ये चली जाएगी 2-4 महीने, ज़्यादा ज़्यादा 10 महीने के अंदर में मिड कैप में चली जाएगी। मिड कैप से लार्ज कैप में जाने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ तक अगर पहुँच जाती है तो समझो कि कितना मतलब इसका वैल्यूएशन, कितना मतलब इसका स्टॉक का प्राइस ग्रो हो सकता है। यहाँ से मान लो अगर 4-5 साल आप होल्ड करते हैं, 10 साल आप होल्ड करते हैं, कम से कम 10 साल में ये मान लो जितना इसने पिछले 10 सालों में रिटर्न दिया उतना ये आराम से दे देगी। ये तय है, मतलब ये चीज़ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इतना रिटर्न देना फ्यूचर में इसको। बात करें लेवल्स की तो किसी भी लेवल पे अभी आप एंट्री कर सकते हैं। अभी बाइंग के लिए बेस्ट लेवल है। पिछले 2 दिन की जो कैंडल्स हैं वो भी अच्छी बन रही है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में कैंडल बन रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप किसी भी लेवल पर जहाँ पे भी गिरावट आए वहाँ पर आप एवरेज करने की कोशिश करो। अभी मार्केट की डायरेक्शन की वजह से कोई मतलब गिरावट आ जाती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने की, है ना। अगर यहाँ पे आपने बाई नहीं किया तो यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे गिरे और बाई करो, इसको जितना गिरे उतना लो। ये वाला स्टॉक है, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की एक वीडियो में मिल जाएगी, जिससे आपके टाइम की बचत तो होती ही है, साथ ही इन वीडियोस को आप अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हो। जैसे कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हो, किसी का वेट कर रहे हो उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हो, जिससे आपके फ्री टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।